नमस्कार साथियों, एग्रोजेट के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज मॉडल पेपर के क्रम में हम एग्रीकल्चर का अगला सेकंड मॉडल पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। अब सेकंड मॉडल पेपर में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। तो एग्रोनॉमी हमारे ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? आपने ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरा क्वेश्चन देखें हम, गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो जनरल सी बात आपको पता होगा, गोबर की खाद में नाइट्रोजन हमारे 0.5%, फास्फोरस 0.25% और पोटास हमारे वापस 0.5%। नाइट्रोजन पूछ रहा है तो 0.5% हो गई फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। फिर अगली बात देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन, अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए अनुपयुक्त विधि है। इरिगेशन की सिंचाई की विधियां हमारे पास है, अधिक जल मांग वाली के लिए कौन सी विधि अनुपयुक्त है? देखो, बॉर्डर पट्टी, तो बॉर्डर पट्टी का उपयोग वहां पर किया जाता है जहां पर सिंचाई जल का मान अधिक है। चौकेबाड़, द्रोणी, कुंड, ये तीनों ही आपके अधिक जल मांग वालियों के लिए उपयुक्त है। ये हो गई बौछारी विधि। बौछारी विधि मतलब फुहारा विधि। इससे हम अधिक जल मांग वाली फसलों में सिंचाई नहीं कर सकते, क्योंकि फुहारों का पानी ओढ़ोली जाए ना, अधिक जल मांग वाली फसलों ताबे मामलो आवे को नहीं आपने। अगला, सरसों के तेल में खरपतवार की मिलावट से ड्रोपसी नामक रोग हो जाता है। ड्रोपसी हमारे जो पाचन संबंधित है, सत्यानाशी के बीज मिल जाए और उस सरसों का तेल निकालें हम, तो हमारे शरीर के अंदर ड्रोपसी नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखें, सीधी बुआई हेतु धान की उपयुक्त किस्म है। यानी सीधे हमें नर्सरी बनानी नहीं, डायरेक्ट हम खेतों के अंदर इसकी खेती कर सकते हैं, तो वो किस्म है हमारी बाला। फिर अगला क्वेश्चन, मक्का का उत्पत्ति स्थल है। मक्का मैक्सिको, ये बड़ा इजी याद रह जाएगा, मक्का यानी मैक्सिको। अगला देखें तो मल्चिंग यानी पलवार से बचाव होता है। यानी पलवार से किसका बचाव होता है? कीटों का, रोगों का, नमी का, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब सीधी सी बात है, मल्चिंग से किसका बचाव होगा? हमारे नमी का, यानी मिट्टी के अंदर वाष्पीकरण कम होगी। फिर अमरूद की लाल गुद्दे वाली किस्म है। तो अमरूद की लाल गुद्दे वाली सीधी सीधी बात, किस्म कौन सी हो जाएगी? लाल के अकॉर्डिंग याद रखना, ललित किस्म हो जाएगी हमारी। फिर देख, हमारा देश में फल एवं सब्जी का कुल उत्पाद का कितना प्रतिशत भाग खराब हो जाता है? यानी बिना उपयोग के ही हमारे देश का जो टोटल यील्ड है फलों और सब्जियों का, कितना उत्पाद हमारा खराब हो जाता है। तब इसके अंदर देख के हमारे 10 से 15%, 25 से 30, 50 से 60 या 60 से अधिक 25 से 30% उत्पाद हमारा खराब हो जाता है। फिर हम बात करें कि बेल में पुष्पन का समय है। जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी। बेल यानी बील के अंदर पुष्पन हमारा कब प्राप्त होगा? तो बील के अंदर हमारा पुष्पन प्राप्त होगा दिसंबर से जनवरी महीने के अंदर। बील के अंदर, एक मिनट सॉरी बेटा, बेल के अंदर, बेर नहीं, बील अप्रैल मई के अंदर। किस में प्राप्त होगा? हमारे अप्रैल मई के अंदर। फिर गोमायसी, थार नीलकंठ किस फल वृक्ष की किस्म है? बेल की, बेर की, आंवला की, खजूर की। अब इन किस्मों को देखे सीधी सी बात, वो आ गया बेल की किस्म हो गई। जमुनापारी नस्ल का उद्गम स्थान है। जमुनापारी इटावा की हमारे। दूधारू भैंस का वर्ग है, रिवर या स्वैम्प। मुरा मेहसाणा, ये तो दो नस्लें हो गई। रिवर या दलदली है, जलज आपने रिवर हो जाएगी ऑप्शन रिवर। दूधारू नस्ल का वर्ग है अपने। फिर अगला देखें हम, विश्व में दूध देने वाली भैंस की सबसे उपयुक्त या श्रेष्ठ नस्ल है। मुरा, मेहसाणा, बदावरी या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे उपयुक्त नस्ल मानी जाती है मुरा। यानी मुरा को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है हमारे। फिर पेल्ट के लिए उपयोगी नस्ल है मालपुरा, कराकुल। मालपुरा वापिस आ रहा, अविकानगर, तो हो जाएगी हमारी कराकुल। कौन सी हो जाएगी? कराकुल। अब पेल्ट है क्या? पेल्ट के अंदर जनरली क्या करते हैं कि कराकुल नस्ल के जो मेमने होते हैं, लगभग 1-2 दिन के मेमनों को, जिंदा मेमनों, गर्म जल के अंदर उबाल कर इनकी मार कर मेमनों को खाल निकालते हैं और उस खाल को पेल्ट बोला जाता है। और इस खाल का उपयोग हमारे किस लिए किया जाता है कि भाई जो हमारे लेदर के जो हाई क्वालिटी जो अपने प्रोडक्ट कैरी किए जा रहे हैं उनका निर्माण किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखें हम, 2016-17 में भारत की प्रति व्यक्ति
प्रतिदिन की दूध उपलब्धता 352 ग्राम। 16-17 का डाटा है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अब देखो हमारे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, और इनमें से पहला क्वेश्चन, चंद्रमा की दक्षिणायन अवस्था में कंद वाली फसलों की गुणवत्ता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? कि दक्षिणायन अवस्था में जनरली होता है क्या, जो भूजल है वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करता है, तो हमारे कंद वाली फसलों की गुणवत्ता बढ़ती है। सबसे बड़ा जलवायु खंड है फर्स्ट सी। ऑक्सीन क्या है? कि भाई ऑक्सीन एक पादप वृद्धि कारक या वृद्धि कारक हार्मोन है। ऑक्सीन पादप वृद्धि कारक हार्मोन है, जिसके अंदर NAA आ जाता है, हमारा IB आ जाता है। फिर मर्ग बहार के फल परिपक्व होते हैं। बहार तो पुष्पन का समय, मर्ग बहार के फल कब परिपक्व होंगे? कि भाई दिसंबर जनवरी में होंगे। बहार 3 है, तो ध्यान रखना, अम्बे बहार, मर्ग बहार और हस्त बहार। सबसे उपयुक्त बहार मानी जाती है हमारी मर्ग बहार। तो इसके फल परिपक्व होते हैं नवंबर दिसंबर के अंदर। अमरूद की बात है, अमरूद आपने नवंबर दिसंबर में ज्यादा प्राप्त हुआ करे, बी टाइम बढ़िया क्वालिटी वाला अमरूद आपने मिलिया करे। डेपोग विधि का आविष्कार हुआ था। डेपोग मनीला फिलीपींस, चावल की नर्सरी बनाने की विधि है, जिसका आविष्कार कहां पर हुआ था? मनीला फिलीपींस के अंदर। अगला देखें तो खुर पका मुंह पका हेतु आवश्यक वैक्सीन है FMD नाम के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखो हमारे, प्राचीन काल में सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक थी पशु संपदा। प्राचीन काल में रुपया पैसा ही कहीं आपने, पशु संपदा, गायों की संख्या ही। फिर अगला देखो, तीव्रसा रोग होता है। अब तीव्रसा रोग किसके द्वारा होता है? ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई। किसके द्वारा होता है? हमारा ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई के द्वारा। फिर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन प्रारंभ हुआ था। नेशनल लाइव स्टॉक हमारे 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 12वीं पंचवर्षीय योजना में। और रिक्त स्थान का हमारा लास्ट क्वेश्चन के भाई पानक में फल रस की मात्रा होती है। पानक में फल रस की मात्रा हमारे होती है 25%। कितनी होती है हमारे? 25%। अब देखो हमारे अति लघुरात्मक क्वेश्चन, बड़े इजी से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे, मर्दाक्षरण कितनी शक्तियों द्वारा होता है? भाई मर्दाक्षरण 2 शक्तियों द्वारा होता है, एक तो जल शक्ति के द्वारा और एक हो जाएगा हमारे वायु शक्ति के द्वारा। अगला, गेहूं के 5 चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नाम लिखिए। बतवा हो गया, कृष्णनील हो गया, हिरणखोरी हो गया, इनके लिख देना आप। सस्य मिश्रण के उदाहरण लिखिए। अब सस्य मिश्रण के उदाहरण क्या हो गए आपके? कि बीजों के भौतिक मिश्रण करना, जैसे गेहूं बाजरा, आपके गेहूं और चना हो गया, बाजरा और मूंग हो गया, जवार बाजरा हो गया, यानी एक ही ऋतु के होने, ध्यान रखना। अगला, चने में चुनटाई का महत्व बताइए। अब चने के अंदर चुनटाई एक महत्वपूर्ण क्रिया है। क्यों क्रिया? देखो, चुनटाई करने से जब पौधा लगभग जनरली 10 से 15 सेंटीमीटर का बड़ा हो जाए, या बुआई के 35 से 40 दिन के बाद हम क्या करते हैं? चने की ऊपरी शाखाओं को काट देते हैं। अब चने की आपने ऊपरी शाखाओं को काट दिया तो फायदा क्या होगा हमारे? कि नवीन शाखाओं का निर्माण अधिक होगा। नवीन शाखाएं अधिक होगी तो पुष्पन अधिक होगा, फलन हमारा उत्पाद अधिक प्राप्त होगा। वर्तमान में राजस्थान के डेयरी सहकारी संघों की कितनी संख्या है? कि भाई 21 है। कितनी हमारे? 21। फिर स्वस्थ पशु के लक्षण लिखिए। स्वस्थ पशु के लक्षण तो सिंपल सी बात हमारे कि भाई आपने डंडो है, दावदन है, वो आपने निरोग हो, कहीं ठा पड़े तो निरोग है। तो ये तो देखो आपने जुगाली करे, उगाड़ है, बंटो टाइम पर खाई ले, दूध बराबर हुए, यानी उत्पाद बराबर होता है। पशु आहार सामान्य लेता है, जुगाली करता है, क्रिया के प्रति अनुक्रिया करता है, पशु ओजपूर्ण होता है, आंखें चमकदार होती है, त्वचा चमकदार होती है, जनरल सी बात है आपने। अगला देखो, डिब्बाबंदी हेतु उपयुक्त किस में लिखी है? डिब्बाबंदी है तो देखो हमारे सिलेबस के अंदर एक तो आम की है, एक सलजम की है। देखो आम की तो हो जाएगी आपने दशहरी, जनरली लेके आम की हो जाएगी दशहरी, सलजम की हो जाएगी पीली और गाजर की हो जाएगी सफेद। फिर बेल में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तो हमारे बेर में मारमेलोसिन नामक एल्डिहाइड पाया जाता है, जो हमारे औषधीय महत्व रखता है। बेल के अंदर मारमेलोसिन। अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण में पलवार का महत्व बताइए। यानी पलवार कहते हैं किसे? पहले तो हमें उसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो पलवार कहते हैं हमारे बेटा कि मृदा पर फसली अवशिष्ट, खरपतवार या प्लास्टिक की पन्नी का जो आवरण बना देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पलवार कहते हैं।
अब आपके खेतों के अंदर देखो मिट्टी के ऊपर प्लास्टिक की पन्नी लगाई हुई है। अब हवा का दाब होगा तो मिट्टी के कणों पर नहीं लगेगा, तो मिट्टी का अपरदन नहीं होगा या क्षरण नहीं होगा। उसी क्रम में क्या हो जाएगा कि यदि हमारे खेतों के अंदर बारिश हो रही है, बारिश के अंदर तो एक तो क्षरण होता है बहुत सारी, एक होता है रील अवनाली का, बूंद गिरते ही जो मिट्टी के कण हटते हैं वो तो हो गया बहुत सारी, बहकर ऊपर वाली परत बह जाए तो हो जाएगा परत क्षरण, छोटी नालियां बन जाए वो हो जाएगा रील, बड़ी नालियां बन जाए तो अवनाली का। तो प्लास्टिक की पन्नी बिछाई हुई है तो मिट्टी से डायरेक्ट जल टच ही नहीं होगा, जल टच नहीं होगा तो मृदा अपरदन नहीं होगा। अगला कौन सा हमारा चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि के लाभ, यानी भाई इसके लाभ और सीमाएं तो अपन बताने जरूरत नहीं होनी चाहिए, जे नहीं पढ़िया तो लाभ की ठा कोनी सीमाओं का अपन ध्यान कोनी, पावड़ो ले तो अपन पर भी ऋणों पड़ी। अब देखो लाभ कहीं एक तो आसान विधि ले गेंती गेंती कहीं करा पावड़ो और दंतड़ी ले भरो आपने सीधो सीधो ही आसान। दूसरो देखा तो सस्ती है। फिर बात करें क्यारियों के अंदर पानी को लंबे टाइम तक इकट्ठा रख सकते हैं, या तो अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए क्या हो जाएगी उपयुक्त हो जाएगी। फिर और हम क्या कर सकते हैं भाई कि इनके अंदर आपके मेड़ के अंदर जो जल प्रवाह है उन नालियों के अंदर जल प्रवाह को हम नियंत्रित कर सकते हैं, यानी ओडा घेरा ना आपने थोड़ा पानी रो कंट्रोल आप रख सका। पच करा बाउंडेशन करा तो देखो आपने नालियां के मायने जल को हास हुए, लीचिंग हुई, वाष्पीकरण हुई। दूसरी चीज देख के हम बाउंडेशन क्या कर दी तो जो नालियां बना रहे हैं मेड़ बना रहे हैं तो जमीन का 100% हम यूज नहीं कर पा रहे हैं फसल के लिए, कुछ जमीन वहां पर वेस्ट हो जाएगी। तीसरी चीज यदि खोडा में कोई तय काटूड़ी भाई के तो अपन बाउंडेशन ध्यान है, ट्रैक्टर की स्ट्रिंग हाथ तोड़ मिले आपने ना तो कहीं वही जूते ही क्रियाएं वापिस है मर्दा के अंदर कृषि यंत्रों का समुचित हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला देखें हम खरपतवार को फसल संबंध के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। अब दो खरपतवार को फसल संबंध के आधार पर करां तो पहली खरपतवार तो आपने निरपेक्ष खरपतवार, पच बात करा तो आपने सापेक्ष खरपतवार, पच बात करा तो आपने नकलची। तीन किताबों की पहली बात करा। अब निरपेक्ष कहीं वे निरपेक्ष यानी वास्तविक खरपतवार जिसके अंदर कोई फसल या गुण ही नहीं है, वो खरपतवार कौन सी कहलाएगी हमारे निरपेक्ष खरपतवार। जैसे आपने मोथा हो गया, दूब हो गया, हिरणखोरी हो गया, कृष्णनील हो गया, बथुआ हो गया, ये हो गया निरपेक्ष। सापेक्ष एक फसल के साथ कोई दूसरी फसल के पौधे उग जाएं वो खरपतवार कौन सी होगी सापेक्ष। जैसे सपोज दैट हमने खेतों के अंदर मूंग की फसल उगाई है, मेन क्रॉप अपनी मूंग है, उसके साथ कभी बाजरे के कभी गेहूं, अपने गेहूं तो मूंग के अंदर नहीं होगा, बाजरा हो गया, मोट हो गया, तिल हो गए, इनके पौधे उग जाते हैं वो हो गए सापेक्ष। फिर बात करें नकलची यानी जो भौतिक रूप से दिखने में मुख्य फसल के समान ही है, वह होगी नकलची, अनुकारी, फोटोकॉपी या मिमिक्री वीड। जैसे आपकी बात करें गेहूं में गेहूं सा हो गया सीधा सीधा एग्जांपल। फिर हमारा विशेष सूक्ष्म जलवायु खरपतवार जो एग्जैक्ट प्रॉपर लोकेशन में ही होंगे, अधिक जल मांग वाले क्षेत्रों में हो जाएंगे सोवार वो हो जाएंगे। फिर हो गए हमारे अवांछित खरपतवार। खरपतवार तो वैसे अवांछित होते हैं, खरपतवार की किसको चाह होती है, लेकिन किसी किस्म के साथ उसी फसल की दूसरी किस्म के पौधों का उगना। ज्यान आप बात करेंगे 12th के महीने हमने एग्जांपल है कि गेहूं की लोक फर्स्ट किस्म के साथ सोनालिका के पौधे को उगना। अब देखो आपने अवांछित खरपतवार के लिए अगर रोग्यू और हटाउन की प्रक्रिया के लिए अगर रोगिंग आप भी ध्यान रखिए। यानी फसल जैसे मूंग की कोई किस्म है, आपने जनरल बात करा तो मूंग दिनकर बाई और पालियासड़ो हाथ कोई बूंटा उगा, बा पालियासड़ो बूंटा कहीं के लाया आपने रोग्यू थोड़ा ध्यान रखिए। पर बात करा मर्दू कास्ट व दोहरी उपरोपण को समझाइए। अब बात करा मर्दू कास्ट पहले तो किस किस फसल के मायने यूज हुए। अब मर्दू कास्ट के मायने देखो आम हो गया, काजू हो गया, चीकू हो गया, इनके अंदर हमारे मर्दू कास्ट का उपयोग किया जाता है। करते क्या है कि तने का 20 से 25 सेंटीमीटर के ऊपर से हम मूल वर्ण को काटते हैं, बीच में चीरा लगाते हैं, थोड़ा तिरछा चीरा लगाएंगे बीच में से और सांकुर को स्थापित करते हैं कि हो गया मर्दू कास्ट। फिर है हमारा दोहरी उपरोपण। अब दोहरी उपरोपण के अंदर क्या है कि यदि मूल वृंत पर एक मध्यवर्ती सांकुर या मूल वृंत का उपयोग करें वो क्या हो जाएगा आपके दोहरी उपरोपण हो जाएगा। अब बात करें पाले व लू से बचाव के उपाय लिखिए। पाले व लू से बचाव के उपाय, पहली तो बात करें पाले की, पाड़ो हियाड़ा में पड़े तो खेता में धुआं कर दो,
पाले क्या हो गया, खेतों के अंदर क्या कर दोगे हम, धुआं कर देंगे। फिर हमारा क्या हो जाएगा, सल्फर का या गंधक के 0.1% विलीन का छिड़काव कर दो, सिंचाई कर दो, ये तो हो गए पाले से बचाओ। फिर लू से बचाओ, लू से बचाओ, लू कब चलती है, किस दिशा से चलती है, पश्चिम दिशा से चलती है। और ध्यान रखना एक छोटी सी बात, वायु जिस दिशा से चलती है उस दिशा को विंड वेन बोला जाता है। तो पश्चिमी दिशा के अंदर क्या करोगे आप, वायुरोधी वृक्ष की पट्टी लगा दोगे। यदि आपको त्रिकोण या कतार शेल्टर के रूप में लगा रहे हो तो उसका नाम हो जाता है शेल्टर बेल्ट। फिर हम क्या करेंगे भाई, सिंचाई कर दो, पाला आप लू रोधी ग्रीष्म के प्रति थोड़ी ज्यादा सहिष्णु फसलों का चयन करो, ये हो जाएगी। अगला देखो, अफलन को दूर करने में पादप हार्मोन का महत्व लिखिए। यानी आपके फल उत्पाद पौधों पर कम लग रहे हैं तो आप क्या क्या काम करोगे। अब अफलन के लिए देखो, ऑक्सीन वर्ग के हार्मोन्स का उपयोग यूज किया जा रहा है। तो पहली बात करें पुष्पन के लिए NAA नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, Na कितना ppm, 200 से 500 ppm का छिड़काव करोगे। ppm कहते हैं बात की ना, पार्ट पर मिलियन, 200 से 500 ppm तो पुष्प हो जाएंगे। अब यदि किसी पौधे में बाहर नियंत्रण करना है, बाहर जैसे साल में 3 बार पुष्प आ रहे हैं, तो 3 बार तो हमारे पास इतने जमीन के अंदर मिनरल्स नहीं है, इतने सिंचाई के साधन नहीं है, तो उनमें से एक बाहर को आप चयन करोगे। तो जब 2 बाहर के पुष्प लग रहे हैं, उन पुष्पों को हटाना ही पड़ेगा। तो उन 2 बाहर के पुष्पों को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वापिस उसी NAA का उपयोग करते हैं, बाहर नियंत्रण, उसका यूज करेंगे 200 ppm का। फिर यदि फल और पुष्प गिर रहे हैं तो आप जिब्रेलिन 10 से 15 ppm का यूज कर सकते हो, NAA का यूज कर सकते हो। ऑक्सीन वर्ग के किसी भी, चाहे जिब्रेलिन हो, NAA हो, IBA हो, इनका यूज आप कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं पशु आवास प्रबंधन को समझाइए। अब आवास प्रबंधन क्या होगा, देखो पशु के अंदर पहली लाइन तो यही याद रखना चाहिए, आवास प्रबंधन कहते हैं आवास की लंबाई चौड़ाई कैसे रखी जाए। तो पूर्व से पश्चिम तो रखनी चाहिए लंबाई, उत्तर से दक्षिण रखनी चाहिए चौड़ाई, ताकि पर्याप्त मात्रा में धूप आ जाए। फिर बात करें तो उसके अंदर जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए, वायु संचार होना चाहिए, प्रकाश पूर्ण रूप से हमारा उपलब्ध होना चाहिए, और प्रत्येक पशु के लिए आवास होना चाहिए, पर्याप्त स्थान होना चाहिए। फिर अगली बात करें तो काविंग हाउस होना चाहिए, अपशिष्ट प्रबंधन ढंग से होना चाहिए। ये हो गया हमारे आवास प्रबंधन। अगली बात करें मेरिनो नस्ल की 3 विशेषताएं लिखिए। मेरिनो बेडरी नस्ल है, आपने 3 विशेषता लिखनी है। एक तो पहली विशेषता अपन देखा कि आपने आ सगलों हल्ली ऊन दे वाली नस्ल है। कितनी ऊन दे दे साहब, कि एक साल में दे दे 509 kg ऊन आपने मिल जावे। पच बात करा, अब ऊन दे दे तो पूरे शरीर पर ऊन रही एक बार की, पर मोटी नस्ल है ऊन ज्यादा हुए। तो एक बात करा, नर को बाहर की तो हुए कि नर को बाहर हो जावे साहब 90 kg, तो मादा नरू थोड़ी छोटी रहे 70 kg, नर 70 kg। फिर बात करें कि नर में तो सींग होंगे, मादा सींग रहित होगी, नर में सींग मादा में सींग नहीं। और देखें हम तो और तो आपके क्या हो जाएगा, त्वचा पर झुर्रियां, एक और इसकी विशेषता हो जाएगी हमारे त्वचा पर झुर्रियां पाई जाती। 3 होगी, काफी हो गए हमारे। फिर अगला देखो हम, टोगनबर्ग नस्ल का उद्गम स्थान वे 3 विशेषता लिखिए। टोगनबर्ग है आपने बकरी की नस्ल की नस्ल है आपने बकरी की। अब देखो नाम तो एक ध्यान, टोगनबर्ग कोई कुछ याद नहीं रहे, इतना तो ध्यान रखना कि भाई टोगनबर्ग घाटी, ये टोगनबर्ग घाटी कहां पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। अब इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, हल्का भूरा रंग होता है जिस पर सफेद या कत्थई रंग के धब्बे, यानी भूरा रंग, सफेद या कत्थई रंग के धब्बे। फिर क्या हो जाएंगे, कान छोटे, घुटनों से नीचे जो पैरों का रंग होगा वो सफेद होगा, सींग पाए नहीं जाते हैं, और सबसे ज्यादा दूध देने वाली, कितनी दूध, 5 से 6 kg पर डे ये आपके दूध दे सकती है। अब बात करें विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग एवं प्राप्ति के सोर्स। अब विटामिन ए हो तो आप सीधी सी बात है किस रोग वे, रतौंधी, पूर्ति वास्ते आप आम है, पपीता है, कटहल है, इनका हम सेवन करेंगे। फिर बात करें फड़किया रोग के लक्षण व उपचार लिखिए। फड़किया रोग के लक्षण वे उपचार लिखिए। अब फड़किया देखो, फड़कियों मतलब फड़की उठ मर जावे आपने, सीधी सी बात है। अब कहीं वे लक्षण के मायने कि फड़किया में एक तो पेट दर्द हुए, दूसरी आफरा ब्लोट की स्थिति उत्पन्न हो जावे,
फिर ऐंठन उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ऐंठन मतलब आंतों के अंदर संकुचन और परकुंचन। अब देखो आफरा है तो पशु श्वास नहीं ले पा रहे हैं, श्वास नहीं ले पा रहा, उस अवस्था में क्या करेगा, वो अपने पैर घुटनों के बल चलने की कोशिश करेगा, मुंह से श्वास लेने की कोशिश करेगा, और जब श्वास नली अवरुद्ध होनी शुरू हो जाएगी तो दांत किटकिटाने शुरू हो जाएगा, फिर ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी, पशु पेट के बल लेट जाएगा और अपने पैरों को साइकिल की तरह चलाता हुआ वो मर जाता है आपके। अब रोकथाम के लिए क्या करोगे, एक तो सिंपल सी बात है, डेक्सोना का इंजेक्शन लगाओगे 3 ml। ऐंठन ज्यादा हो रही है तो डाइक्लोमीन का इंजेक्शन लगाओगे, डाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन लगाओगे आप। और जब जकड़न ज्यादा हो रही है, जकड़न मतलब आप हम बात करां तो पशु बेस क्या पड़ जाओगे ना, बेस क्या पड़ गो, उठी जगो नहीं, मांसपेशी हम खिंचाव ज्यादा आएगो, तो एक आपने इंजेक्शन आएगा न्यूरोबियोन, न्यूरोबियोन, इस वैक्सीन का आप यूज करोगे। अगली बात करें कि थनैला रोग के लक्षण वे उपचार लिखिए। थनैला थन से संबंधित रोग है। अब तक इसमें ध्यान रखना, इसमें पशु मरता तो नहीं है लेकिन इसका उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। होता क्या आपके थनैला के अंदर लक्षण की बात करें, सबसे पहले तो पशु के दूध के अंदर थोड़ी सी कमी आनी शुरू हो जाती है, दूध पतला आना शुरू हो जाता है, दूध में फुटक मतलब कील के समान दूध में किले आनी शुरू हो जावे। फिर पच बात करें दूध को रंग चेंज होने लग जावे, पहले थोड़ा रंग डार्क वे पच लाल रंग को शुरू हो जावे, भी थना में मवाद पड़ जावे, दुर्गंध आनी शुरू हो जावे और लास्ट के मायने थन खत्म ही हो जावे। और रोग है ना आपने अधिक दूध देने वाला पशुओं में ज्यादा हुआ, खासकर गाय की नस्ल है आपने होलिस्टीन फ्रीजन भी गाय में सकूं होली बीमार हुआ करे। अब रीजन कहीं है आपने देखो थोड़े से पशु के आप साफ सफाई कम रखा, पशुशाला में ज्यादा कचरो रहे जन और जीवाणु जनित रोग है आपने उज जावे। अब बात करा इनकी रोकथाम वास्ते आप कहीं करा कि रोकथाम वास्ते एक तो आप एम्पिसिलिन को टिक्को दे देना एंटीबायोटिक के रूप में एम्पिसिलिन दे सका। फिर बात करा डेक्सोना भी लगा सकते हैं, थोड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है तो टाइसिन का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। लेकिन मेन जो इसका ट्रीटमेंट है, मेन ट्रीटमेंट क्या होगा, पहले तो हम पशु का पूर्ण दोहन करेंगे, चाहे मवाद आ रहा है तो आने दो, पूरा दूध थन को खाली करोगे, फिर उसके अंदर मेस्टिटिस ट्यूब लगा दोगे। थन के अंदर कौन सी ट्यूब चढ़ा दोगे, मेस्टिटिस ट्यूब चढ़ा दोगे। ये ट्रीटमेंट आप मेस्टिटिस वाला 3 से 4 दिन करोगे, मेस्टिटिस की जगह ओटीसी भी आप लगा सकते हो, 3-4 दिन तक ओटीसी लगाओगे तो पशु का आपका थनैला ठीक हो सकता है। अगली बात करें कंपोस्ट क्या है, इसका महत्व लिखिए। कंपोस्ट पूर्ण विघटित खाद क्या होगी, कंपोस्ट होगी सूक्ष्म जीव आपने कार्बनिक पदार्थों को विच्छेदित कर प्रो काई बनावे कंपोस्ट बनावे। પછી આપણે પોષક महत्व લેખનો है जो आप एबीसीडी में देखियो है, नाइट्रोजन 0.5, फास्फोरस 0.25, पोटास 0.5। फिर बात करा बेंगलोर विधि व इंदौर विधि से कंपोस्ट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। पहले बात करा आपने बेंगलोर। अब बेंगलोर विधि के मायने का ये पहली बात करा, बेंगलोर विधि को आविष्कार कौन करियो। बेंगलोर विधि को आविष्कार करियो आपने CN आचार्य साहब। किसने किया था, CN आचार्य ने। काम पर किया था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सॉरी प्लांट न्यूट्रिशन तो ये हो जाएगा इंदौर वाला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अब बात करें है काम पर, नाम के अकॉर्डिंग बेंगलोर के अंदर स्थित है। अब अकाई शहरी अवशिष्ट से कंपोस्ट बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, सगलों पहले तो आप ट्रेंच बनावा, भी ट्रेंच में कहीं करा कि फसल या उस आपने फसल तो नहीं होगी, सीवरेज का जो अपशिष्ट है वो डालेंगे इसके ऊपर। क्या डालेंगे हम, सीवरेज वाले अपशिष्ट की बनाएंगे परत। सीवरेज वाले अपशिष्ट की परत के पश्चात हम 2 इंच मोटी क्या करेंगे, मानव विष्ठा की परत बनाएंगे। 2 इंच मोटी मानव विष्ठा की परत बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, वापिस सीवरेज वाला कचरा, फिर मानव विष्ठा वाला कचरा, इस अकॉर्डिंग पूरी ट्रेंच को भर देंगे और फिर उसको मिट्टी से ढक देंगे। ये तो हो गए आपके बेंगलोर। अब बात करा इंदौर विधि। अब इंदौर विधि को आविष्कार कौन करियो कि इंदौर विधि में 2 वैज्ञानिक अपना, एक तो हार्वर्ड है, एक यशवंत डीवार्ड। हार्वर्ड, लेकिन ए हार्वर्ड भी लिख सका, और यशवंत डीवार्ड। करियो की जगह हो आपने कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। अब ओखट है नाम के अकॉर्डिंग इंदौर के मायने। अभी माइन कहीं क्रिया करे आपने ओ है आपने फार्म अवशिष्ट कंपोस्ट बनाया करे। एक माइन कहीं क्रिया करे सगलों पहल पूंतो एक जनरल बात करा कि भाई 10 फुट लंबो, 6 से 7 फुट, 6 से 7 फीट आपका चौड़ा, 2 से 3 फीट
गहरे गड्ढे का निर्माण कर लेंगे। 2 से 3 फीट गहरा, 10 फीट लंबा, 6 से 7 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरे गड्ढे का निर्माण कर दिया। अब उसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो पशु बिछावन डालेंगे, जो पशुओं के नीचे रेत और आपके फसली अवशिष्ट हम डालते हैं वो, फिर गोबर की परत बनाएंगे, फिर वापस फसली अवशिष्ट, पशु बिछावन, फिर गोबर की परत। ये अकॉर्डिंग आप पूरी ट्रेंस ने भरा, गड्ढा ने भरा। गड्ढा ने भरिया के बाद में कहीं करा आपने कि जो 15 दिन हो जावे तो भी गड्ढा की लगभग 15-20 दिन के बाद में पहली पलटाई कर दूंगा, पूरा उथल पुथल कर दूंगा, ताकि उसके अंदर पूरे कंपोस्ट के अंदर हवा मिले। हवा मिलेंगे तो सूक्ष्म जीव ज्यादा सक्रिय होंगे। पहली पलटाई के लगभग 15-20 दिन बाद में दूसरी पलटाई कर देंगे, और दूसरी पलटाई के 15-20 दिन बाद तीसरी पलटाई कर देंगे। ओ काम आप 3 बार करा, जितनी बार करा बी टाइम भी मायने पानी छिड़का, ताकि नमी रहे तो सूक्ष्म जीव ज्यादा क्रियाशील हुई, और लगभग 3 महीना के महीने हमने कंपोस्ट तैयार हो जाए भाई। अब देखा अगलो क्वेश्चन कठे के आपने, और ओ कहीं मामला ये टमाटर के सॉस का TSS मान 15 से 16 हो गया। डिग्री ब्रिक्स या प्रतिशत के होते एक ही बात है, डिग्री ब्रिक्स। बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। अब देखो टमाटर को सॉस बनाने की विधि, बिल्कुल आपने टमाटर की चटनी बनानी, सॉस बनाना है। हगड़ों पहले तो आप कहीं करा पूर्ण परिपक्व फलों का चयन करेंगे, फिर उन फलों को गर्म जल के अंदर उबालेंगे। फिर उबालने से होगा क्या कि उसकी जो त्वचा है ना, ऊपर त्वचा कह दो या ऊपर वाला छिलका कह दो, वो सॉफ्ट हो जाएगा, तिड़कने लग जाएगा। फिर उस टमाटर को रखेंगे छलनी में रखकर ऊपर पल्पर आप कह दो, चमचो कह दो, पलटो कह दो, भी दबावा भी छिलको तो ऊपर रह जाए, बीज ऊपर रह जाए, फल गुदा नीचे आ जाए। पर जितो भी आपने मटेरियल जो मसालो है, देखो 1 केजी फल गुदा के लिए हमारे हैं तो आपके मिर्च देख लो, लहसुन देख लो, प्याज ले लो, इलायची छोटे आपने लौंग है, सी सही छोटी इलायची, बड़ी इलायची, वो सगलो मटेरियल लिखनो आपने। ये हगला मसाला ने बारीक पीस पोट बनावा, पेरावनी में ले जाओ, कपड़ों भी हिसाब पोट बनाए रखा आपने ना। पच गाय करा बीने टमाटर सॉस जो गरम करियो, वो केचप गुद्दा निकालियो जो रस बी के मायने पोट ली रख दो। 15-20 मिनट तक बिन हाथों गरम करा, उकाड़ पर भी पोट ने हाथी निचोड़ दो। निचोड़ने से क्या होगा, जो सॉस में जो मसाला का अर्क था वो सॉस में मिल जाएगा। लगभग 8-10 मिनट पकाएंगे। पकाने के बाद में उसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे नींबू सत, ताकि अशुद्धियां बाहर आ जाए। जो झाग बाहर आ जाएंगे तो उनको आप हटा लोगे। फिर देखोगे जब उसका टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो आप उसे परिपक्व मान लोगे, या TSS मान 15 से 16 हो जाएगा। ओगो सॉस क्या है। फिर अगला जेली क्या है। जेली क्या है भाई कि पेक्टिन युक्त फल रस को पकाकर तैयार किया गया उत्पाद जिसका TSS मान 65-68% हो, जेली कहलाता है। अब जेली निर्माण की विधि। अब जेली निर्माण वास्ते देखो पेक्टिन के नाम आए तो अर्ध परिपक्व फलों का चयन करते हैं, फिर उन फलों से निकालते हैं पेक्टिन युक्त फल रस। वो कैसे निकालेंगे, फलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, टुकड़ों में काट कर उनको गर्म जल के अंदर उबालेंगे, जल में हाथ उबाला। अब उबालने से क्या होगा, जो फल रस और पेक्टिन क्या होगी उस आपके पानी के अंदर आ जाएगी। फिर उस जल को जेली बैग की सहायता से आप छान लोगे। छानने के बाद में आप करोगे पेक्टिन परीक्षण। क्या करेंगे हम, पेक्टिन परीक्षण। पेक्टिन परीक्षण 2 विधियों से, एल्कोहल विधि से और दूसरा हो जाएगा हमारे जेल मीटर की सहायता से। अब एक देख लो, कोई भी देख लो आपने। अब जेल मीटर को तो छोड़ो, एक देख ला, पेक्टिन वालों देख ला, एल्कोहल वालों। एक टेस्ट ट्यूब ले, टेस्ट ट्यूब के मायने आपने 3-4 ml ठंडो फल रस मिलावा, भी तो 5 ml मिलावा एल्कोहल, हाथों मिक्स कर पड़ो 1 मिनट आप रख दो। 1 मिनट के बाद में पाँचों भी इनको पेट्री डिश में उड़ेला। उड़ेलती टाइम यदि एक टुकड़ा के रूप में गिरे, अब क्या करे, वो पेक्टिन है ना एल्कोहल के साथ क्रिया कर पड़ो, एक स्पॉट बना ले, फुटक बना ले, या छोटी डली बन जावे। एक डली बनी तो आप मान लो पेक्टिन बढ़िया है। फिर 2-3 डलियां बने तो आप कहते हो मध्यम में, 3-4 बने तो थोड़ी सी कम है। हम तो मामलो निवड़ी को डलियां बनी को ने मामलो बिखरू रहे पूरो तो भी फल रस ने पाचो पकावा, ताकि वो थोड़े से पैकेट बन जाए। आपने वो पेक्टिन का टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि उसके अंदर जिस प्रकार से पेक्टिन है उस अकॉर्डिंग हम शक्कर मिलाएंगे। अब शक्कर मिलाने के बाद इसको पकाएंगे। पकाते समय नींबू सत मिला देंगे ताकि अशुद्धियां बाहर निकल जाए। अगला देखो, हमारे ऊंट की बीकानेरी या मेवाड़ी नस्ल के उद्गम स्थान व विशेषताएं लिखी है। अब देखो पहली बात करा बीकानेरी, नाम के अकॉर्डिंग उद्गम स्थान कटे आपने बीकानेर। और ध्यान रखिए एक क्रॉस किस्म है, किंकी, सिंधी और बलूची।
इसका संकर है आपके बीकानेरी नस्ल। अब विशेषता कहीं हो जाए, रंग भूरो वे, 10-12 फीट की ऊंचाई वे, आंखें की मोटी वे, गोल वे, आंख वो खाडो है, स्टॉप उपस्थित वे, सगड़ों फूट रही नस्ल है, यानी विश्व में सबसे सुंदर नस्ल है आपने। लंबे बाल पाए जाते हैं इसके अंदर, थन बड़े होते हैं और प्रत्येक थन पर आपके 2 चूचक यानी दुग्ध छिद्र उपस्थित होते हैं। फिर मेवाड़ी नाम के अकॉर्डिंग उद्गम मेवाड़ मतलब उदयपुर। अभी कई विशेषता है, मध्यम आकार मतलब 9 से 10 फीट इसकी ऊंचाई होती है। फिर बात करें इसके अंदर, बात करें कि उसका निचला होठ है वो लटका हुआ रहता है, इसकी ये मेन विशेषता है मेवाड़ी की, निचला होठ लटका हुआ। गर्दन छोटी और मोटी, यानी गर्दन लंबाई में छोटी होगी लेकिन इसकी विड्थ थोड़ी सी क्या होगी आपकी ज्यादा होगी। हड्डियां होती है हमारी मजबूत। अब बात करें अगला क्वेश्चन, सौंफ या आलू की खेती का वर्णन कीजिए। अब दो हो गए, एक तो होगो आपने सौंफ और दूसरा होगो आलू की खेती का वर्णन कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों को साथ ही करने की कोशिश करते हैं। पहले पॉइंट दिया हुआ हमारा उन्नत किस्म है। अब सौंफ की तो कौन सी हो जाएगी, RF 101 हो गई, RF 125 हो गई, 143 हो गई, कोयम्बटूर फर्स्ट हो गई, गुजरात सौंफ फर्स्ट हो गई, ये तो हो गई सौंफ की। आलू की कौन कहाँ से स्टार्ट होगी, कुफरी से। कुफरी देवा हो गई, कुफरी गिरिराज है, सीतमान है, मेगा है, अलंकार है, ये हो गई हमारे आलू की किस्में। अब बात करें रोग एवं कीट, तो सौंफ के अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं भाई। सौंफ के अंदर देखो, एक तो कीट में मोइलर थ्रिप्स का प्रकोप अधिक होता है। रोकथाम के लिए क्या करोगे, मेलाथियान, इमिडार, इनका यूज कर लोगे। रोग की बात करें तो सौंफ के अंदर तो गोंदिया या गोदांती रोग सबसे अधिक होता है। फिर हमारा एक सौंफ के अंदर हो जाता है छाछे रोग का प्रकोप होता है। अब आलू के अंदर कौन कौन से कीट, आलू के अंदर एक तो होता है मोइला और एक कीट होता है आलू की तितली। रोकथाम वो सेम ही हो जाएगी। फिर बात करें कि आपके आलू के अंदर रोग कौन कौन से होते हैं, तो आलू के अंदर एक तो हो जाता है आपका झुलसा रोग, एक हो जाता है आपका रस्ट यानी रोली रोग आलू के अंदर हो जाता है। दोनों के अंदर भी आप मेन को जेब है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, एग्लाल है, सेरोसन है, थीमेट है, फोरेट है, बाविस्टीन है, इनका यूज कर सकते हो। अब बात करें उपज, क्रम चेंज हो, चलो कोई बात नहीं, पहले हम बात करें बीज दर की बात करें, ठीक रहेगी। सौंफ की बीज दर कितनी होती है, सौंफ की बीज दर यदि सीधे खेत के अंदर बुआई कर रहे हो तो हो जाएगी 8 से 10 kg। नर्सरी बना कर सॉरी रोपाई कर रहे हो, एक एक पौधे की हम रोपाई कर रहे हैं तो हो जाएगी 3 से 4 kg। और फिर बात करें मर्दा तो दोनों के अंदर हमारी बलुई 2 मट करते हैं। अब बात करें आलू की बीज दर, आलू की बीज दर हमारे कंद पर डिपेंड रहती है। छोटे आकार के कंद है तो 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टर, और थोड़ा मध्यम आकार के तो 25 से 30 क्विंटल हमारी प्रति हेक्टर हो जाएगी बीज दर। अब बात करते हैं उपज की, तो सौंफ की तो उपज है हमारे जनरली 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टर, और आलू की उपज है 25 से 30 क्विंटल आपने 200 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टर। चलो भाई दोनों को साथ में कर लिया ना, ताकि तो टाइम भी हमारे बच्चा वाले वीडियो लंबा भी नहीं जाए। पपीते में नर्सरी निर्माण व लिंग भेदन, पुष्पन व पपेन उत्पादन को समझाइए। ये तो ऑटोमेटिक अब लंबा हो जाएगा भाई, नहीं चाहते हुए भी। अब पपीते में देखो नर्सरी निर्माण, नर्सरी निर्माण के लिए बीज चाहिए। नर्सरी निर्माण के लिए क्या चाहिए, बीज चाहिए। बीज कैसे बनाते हैं कि भाई नर्सरी का बीज बनाते हैं हम मादा और उभयलिंगी, मादा व उभयलिंगी के बीच में क्रॉस करवाकर जो फल प्राप्त होंगे उनमें जो उत्तम गुणवत्ता वाले फल होंगे उन फलों की छंटनी करोगे, और उन फलों को सुखाओगे, आप सुखा के काट कर बीजों को सुखाओगे, फिर बीजों को राख से उपचारित करके सुखा दोगे, फिर बीजोपचार करके रख दोगे, वो तो हो गया बीज। फिर हम बना लेंगे नर्सरी। जब पौधे 2 से 3 महीने के हो जाएंगे तो उनको कर देंगे व्यापक रूप से प्रत्यारोपण। अब बात करा लिंग भेदन, पपीता का लिंग भेदन में 3 प्रकार का हो जाए, एक तो हो जाए नर, एक हो जाए मादा, और थर्ड हो जाए आपने उभयलिंगी। कई विशेषता देखो, नर पुष्प भी कहीं ध्यान पड़ी, नर पुष्प के लंबी शाखाओं पर लगते हैं, गुच्छों के रूप में लगते हैं, आकार में छोटे होते हैं। नर की मेन विशेषता लंबी शाखाओं पर लगते हैं, आकार में छोटे, गुच्छों के रूप में विकसित होते हैं। मादा जनना होगा नहीं, परागण पूरे विकसित होते हैं। मादा की क्या होगी, छोटी कक्ष शाखाओं पर लगते हैं, आकार में बड़े चक्री नुमा, फिर उसके अंदर नर भाग यानी परागण पुंकेसर नहीं होगा, अंडाशय जायांगी आपके पूरे विकसित होंगे। उभयलिंगी मध्यम आकार के पुष्प, दोनों ही रूप इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी जायांग भी होगा और आपके परागण पुंकेसर ये भी आपके उपस्थित होंगे। अब बात करें पुष्पन, तो पुष्पन और पुष्प पपे निर्माण। अब पपेन क्या है, पपीते का परिरक्षित उत्पाद है। करेंगे क्या, जब पपीता 3/4 यानी 3/4 परिपक्व हो जाए
तब उसके अंदर प्रातः काल के अंदर 3 से 4 mm गहराई पर लगाएंगे चीरा। आपने डोडा काटे, डोडा अमल काटे जकी बात है, चीरा का लगावा, चीरा लगावा तो सफेद कलर को आपने दूध प्राप्त हुई। भी दूध ने मिट्टी या एल्यूमिनियम के बर्तन में आप एकत्रित कर दो, पच भी नहीं, या तो गर्म कर सुखाए लो या आपने धूप में सुखाए लो। सूखिया के बाद में थोड़ा सा सोडियम बेंजोइड या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मिलाकर उसको पैक कर दोगे, वही हो गया पपेन। क्या काम आता है? औषधि के अंदर काम आता है, औषधि बनाने के अंदर। आगलू देखें तो खजूर की खेती का वैज्ञानिक विधि से वर्णन कीजिए। अब वो वैज्ञानिक विधि आएगा ना बेटा, अपन ए ले जेड पूरो पूरो खजूर के मायने लिखना है। पहली बात करें खजूर को साइंटिफिक नेम का है फिनिक्स डेक्टाइलोफिला। फिर फैमिली कौन सी? पामी। खजूर के अंदर गुणसूत्र कितने? 2n बराबर 36। खाया जाने वाला भाग कौन सा? फल बीती। उद्गम स्थान कौन सा इसका? इराक। फिर देखें बात खजूर की पौ दूरी कितनी रखते हैं? 8 गुणा 8 मीटर। और गड्ढे का आकार रखते हैं 1 घन मीटर। 8 गुणा 8 मीटर तो पौध होगी, और गड्ढे का आकार हो गया 1 गुणा 1। वो गड्ढे का आकार सेम बात करेंगे भाई, क्यूनाल आपके क्यूनाल फोर्स में उपचारित करोगे, गड्ढे का उपचार कर लेंगे। फिर बात करा कि किस्मा, किस्मा अलग अलग भाग है, ध्यान में तो इन मायने कि ताजा फल, एक के दो किस्मा लिख ला। ताजे फल वाली तो हो जाएगी आपके हलावी और खुनेजी। मुलायम फल वाली हो जाएगी हमारे जाहदी, हलावी, जागलूल। और प्रसंस्करण यानी पिंड खजूर ये बना रहे हो तो हो जाएगी आपने हियानी हो जाएगी, सूर्या हो जाएगी, ये किस्म हो जाएगी। अब बात करते हैं परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो खजूर का परिवर्तन किया जाता है हमारे ऑफशूट के द्वारा। अब बात करें तुड़ई की अवस्था, कितनी अवस्था है? पहली अवस्था देखो गंडोरा अवस्था, कच्चे फलों को तोड़ते हैं, वो अवस्था कौन सी कहलाती है? गंडोरा। दूसरी अवस्था डोका, पूर्ण परिपक्व फल जो आपके किस्म के अनुसार हल्के पीले या लाल हैं वो आपके डोका अवस्था। राजस्थान के अंदर इसी अवस्था में खजूर की तुड़ाई करते हैं। क्यों करते हैं? कि भाई बाद में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है और वर्षा ऋतु के कारण वो फल खराब हो जाते हैं। फिर डेग, पूरे विकसित फल के आपके ऊपरी भाग मुलायम होना शुरू हो जाता है तो वो होता है डेग। फिर आती है आपके पिंड या तंबर अवस्था के पूर्ण मुलायम फल क्या कहलाएगी? तोड़े वो अवस्था कहलाएगी आपके पिंड अवस्था। अब बात करें खजूर के मायने किसा किसा कीट लागे, तो एक तो खजूर को मोत और खजूर का स्केल, दो तो मेन कीट है खजूर का। दो एक मुख्य रोग किसा है? एक तो खामेज रोगो, एक ग्रोफिला पत्ती धब्बा रोग हो गया। अब बात करें उपज कितनी है? 70 से 80 kg प्रति हेक्टेयर हमने खजूर की उपज है। सॉरी 70 से 80 kg प्रति पौधा हमारे खजूर की उपज है। एक थोड़ा ध्यान रखिए, खजूर के मायने कृत्रिम परागण को अपन ध्यान रखना है। खजूर है आपने प्रोटो एंड्री प्रकार का है, यानी पराग कण पहले विकसित होते हैं, मादा भाग बाद में विकसित होते हैं। तो उन पराग कणों को हम एकत्रित कर लेंगे और उन्हें एकत्रित जब मादा भाग विकसित हो जाए तो डस्टर या रुई के फोहे की सहायता से आपने पराग कण ने अपना वर्तिका तक पहुंचाए दूंगा। तो ये विधियों आप उत्पाद की गुणवत्ता सुधार भी सका, यानी पहले वाला परागण गिर गया, बढ़िया क्वालिटी वाला परागण लाए आप, तो इन प्रभाव ने आप बोलिया करे मेटाजीनिया प्रभाव। कहीं बोलिया करे आपने मेटाजीनिया प्रभाव। तो ओ बेटा आपने एक मॉडल पेपर सेकेंड हो, लगभग आपके इसके अंदर 25 से 30 नंबर हमारे इस बोर्ड पैटर्न के अंदर, बोर्ड के पेपर के अंदर इस पेपर से आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।